हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो? आयंस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पाटिल मैम। हम पढ़ेंगे दोस्तों हिस्ट्री में वर्ग एक हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए पढ़ते हैं अपना आज वर्ग एक हिस्ट्री। तो आज का टॉपिक रहेगा विजयनगर साम्राज्य पे हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए दोस्तों। क्लास पूरी देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, ठीक है। क्लास को आधे अधूरे में छोड़ के मत जाइएगा, पूरा समझिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य में 12 अधिकारियों का वह समूह जो गांवों के कार्य को देखता था तो कहलाता था। मतलब क्या कहलाता था, क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों सभा, ऑप्शन नंबर बी है नायक, ऑप्शन नंबर सी है आयंगकार और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयंगकार। देखिए विजयनगर साम्राज्य में आयंगकार व्यवस्था क्या थी, महत्वपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली थी दोस्तों। तो इसमें क्या होता था, इसमें गांव के प्रशासन के लिए कुल कितने अधिकारियों की एक समिति रहती थी दोस्तों? 12 अधिकारियों की एक समिति बनाई जाती थी। मतलब गांव के जो प्रशासन के लिए, गांव के सुधार के लिए, गांव के सामान्य कानून के लिए क्या बनाई जाती थी दोस्तों? तो समूह बनाई जाती थी, एक समिति निर्मित किया जाता था। तो कितने, 12 अधिकारी होते थे, ठीक है, उसमें, जिसे आयंगकार कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है, जो आयंगकार के लिए एक समूह व्यवस्था होती थी, गांव के पूरे प्रशासन लोग जिसमें 12 अधिकारियों को कार्यरत थे, उसे ही आयंगकार कहा जाता है। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, दक्षिण भारत के विजय नगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदित, ठीक है, प्रतिद्वंद खालिस्तान के सुल्तान थे। एक खालिस्तान रख ली हमने। तो ऑप्शन नंबर ए है वारंगल, ऑप्शन नंबर बी है मदुरै, ऑप्शन नंबर सी है हायसाल और ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर डी है बहमनी राज्य। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बहमनी राज्य। देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब मानी जाती है? तो 1336 में। किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो हरिहर और बुक्का दो भाई थे, ठीक है। और हरिहर और बुक्का दो भाई थे, जबकि बहमनी साम्राज्य 1347 में किसने किया था? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी दोस्तों 1336 में। हरिहर बुक्का दो भाई रहते, और जबकि बहमनी राज्य की स्थापना याद रखिए 1347 में की गई थी। किसने किया था? तो हसन गंगू ने, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था? किसने प्रशिक्षित किया था दोस्तों? तो आइए चलते ऑप्शन नंबर ए की ओर। ऑप्शन नंबर ए है अहमदनगर के मलिक अंबर, ऑप्शन नंबर बी है गोलकुंडा के मीर जुमला, ऑप्शन नंबर सी है गोलकुंडा के मतदन्ना और ऑप्शन नंबर डी है बीजापुर के अफजल खां। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अहमदनगर के मलिक अंबर। देखिए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य हमने थ्योरिकल बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिए थे, एक ही बार नहीं, दो बार थ्योरिकल समझाए थे। पूरे विजयनगर साम्राज्य का टॉपिक हमने 2-3 दिन क्लास लिए थे। यहाँ के क्वेश्चन तो आपसे आसानी से बन जाने को होना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है दोस्तों, राजा जयसिंह ने पुरंदर के दुर्ग की घेराबंदी क्यों की थी? ये सब हमने थ्योरिकल में समझ लिए थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, वह शिवाजी की शरण स्थली थी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है वह सबसे कमजोर दुर्ग था। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, वह मुगल क्षेत्र से लिया हुआ था, ठीक है, मतलब घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शिवाजी के क्षेत्रों के मध्य स्थिति क्या थी, वह उनका परिवार वो खजाना रखा था, ठीक है, मध्य स्थिति में परिवार ये खजाना रखा था। तो इसका दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, देखिए पुरंदर की संधि जयसिंह ने कब किया था दोस्तों? जयसिंह शिवाजी के मध्य 1665 में, याद रखिएगा 1665 में, जिसमें किलोबंदी की घेराबंदी, मतलब किलो की घेराबंदी हुई थी, ठीक है। किलो की घेराबंदी हुई थी, कब हुई थी? 1665 में। पुरंदर की भी संधि हुई थी जयसिंह और शिवाजी के मध्य, ठीक है, क्योंकि यह किला शिवाजी के क्षेत्र में आता था, ठीक है, शिवाजी के क्षेत्र के मध्य में स्थित था और उनका परिवार तथा खजाना भी रखा गया था, ठीक है। कहाँ पर? वो किलेबंदी में परिवार और तथा खजाना भी रखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज विजयनगर साम्राज्य के।
बहुत हेल्पफुल होगी आपको कोई भी एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है दोस्तों, बाबर के आक्रमण के समय, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए वीर नरसिंह, और ऑप्शन नंबर बी है कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर सी है राम राय, और ऑप्शन नंबर डी है अच्युत राय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेव राय। ठीक है, देखिए 1526 में क्या होता है दोस्तों, 1526 में बाबर के आक्रमण के समय क्या होता है, विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय। 1526 में बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर शासक का साम्राज्य कौन रहता है? तो कृष्णदेव राय। ठीक है, और जो उनकी तत्कालीन, उनकी गिनती जो तत्कालीन में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हिंदू शासकों में होती है, ठीक है, जिसे तुजु के बाबरी, मतलब तुजु के बाबरी यानी बाबर की आत्मकथा भी कहा जाता है। इसका तुजु के बाबरी में बाबर की आत्मकथा में उल्लेख भी किया गया है। ठीक है, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कौन थे दोस्तों, ये भी आपसे बन जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन नंबर बी है 8 मंत्री, ऑप्शन नंबर सी है 8 सलाहकार, और ऑप्शन नंबर डी है 8 महासेनापति। आप भी आंसर लगाने की कोशिश करिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। ठीक है, 8 तेलुगु कवि है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, मराठा छत्रपति शिवाजी का समर्पण मुगल सेना से संघर्ष कब हुआ था? मतलब इसमें मुगल सेना से संघर्ष कब हुआ था कह रहा है, सन पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 1656, ऑप्शन नंबर बी है 1657, ऑप्शन नंबर सी है 1659, और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 1663। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आंसर 1657। देखिए 1657 में क्या होता है, जो दोस्तों जुन्नर पर विजय प्राप्त करने के बाद शिवाजी क्या करता है, शिवाजी का पहली बार मुगल सेना के साथ संघर्ष होता है। कब? 1657 के जुन्नर पर विजय प्राप्त करने के बाद शिवाजी की पहली बार किससे, मुगल सेना से मुलाकात होती है, संघर्ष होता है। तब क्या होता है, तब उन्होंने अहमदनगर पर आक्रमण किया। किसने? शिवाजी ने अहमदनगर पर आक्रमण किया, और शिवाजी का मराठा सेना को पीछे हटाना पड़ा। ठीक है, शिवाजी ने फिर अपने मराठा सेना को क्या है, पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कर रहा है, मराठा प्रशासन में अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य क्या था? क्या था दोस्तों अमात्य या मजूमदार का प्रमुख कार्य? देखिए ऑप्शन नंबर ए है कृषि से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी है विदेशी विभाग, ऑप्शन नंबर सी है राजस्व से संबंधित, और ऑप्शन नंबर डी है सैन्य से संबंधित। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आमन, मतलब राजस्व से संबंधित। देखिए आमंत या मजूमदार मराठा प्रशासन में क्या रहते, एक वित्त मंत्री का कार्य करते। कौन वित्त मंत्री का कार्य करते हैं? आमंत या मजूमदार। ठीक है, मराठा प्रशासन में एक वित्त मंत्री का कार्य करते, और वो क्या करता है दोस्तों, राज्य की आय वाय की देखभाल भी करती है, राज्य की प्रशासन पर निगरानी रखती। कौन निगरानी रखती है? आमंत या मजूमदार। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप भी आंसर लगाएगा दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, विजयनगर के कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है नंदी तिम्मन, ऑप्शन नंबर बी है अलसानी पेंडा अंसानी पेलडन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है धूर जट्टी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है भट्ट मूर्ति है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या होता है, जो कृष्णदेव राय रहता है दोस्तों, वह स्वयं को क्या करते हैं, कृष्णदेव राय स्वयं को एक कवि, महान कवि मानते, और उन्होंने क्या किया, तेलुगु भाषा में तेलुगु भाषा में अष्टमुक्ति नामक काव्य की रचना की थी। ठीक है, अष्टमुक्ति नामक काव्य की रचना की थी। और क्या होता है, कृष्णदेव राय के दरबार के प्रमुख कवि क्या कौन रहता है, अलसानी पेड़ दत्ता रहता है, अलसानी पेड़ दन्ना। ठीक है, जो उसका प्रमुख राजकवि रहता है। किसका प्रमुख राजकवि रहता है? तो कृष्णदेव राय का। आ गया इतना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बीदर का संस्थापक कौन था? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है अली बरीद, ऑप्शन नंबर बी है बरीद शाह, ऑप्शन नंबर सी है शाह बिदर, ये ऑप्शन नंबर बी है शाह बिदर।
तो दोस्तों ये क्या है, शाहबीदर है। थर्ड ऑप्शन शाहबीरद नहीं है, ठीक है, मिस्टेक हो गया, शाहबीदर है, ठीक है दोस्तों, सही कर लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अली बरीद। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अली बरीद, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, तो विजयनगर किस नदी के तट पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर बी है कावेरी नदी, ऑप्शन नंबर सी है तुंगभद्रा नदी और ऑप्शन नंबर डी है नर्मदा नदी। तो दोस्तों हमने थ्योरी में पढ़ाए थे, ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका आंसर, तुंगभद्रा नदी। विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा के कहाँ पर है दोस्तों, तो दक्षिण पर स्थित है। याद रखिए, इसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों, 1334 में हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की थी। याद रखिए कौन सी नदी, तो कौन सी नदी दोस्तों, तुंगभद्रा नदी, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया गया। किस वस्तु का बड़ी मात्रा में निर्यात किया गया, ऑप्शन नंबर ए काली मिर्च, ऑप्शन नंबर बी है चाय, ऑप्शन नंबर सी है तंबाकू, ऑप्शन नंबर डी है कॉफी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए काली मिर्च। विजयनगर में क्या होता है दोस्तों, काली मिर्च के बड़े पैमाने पर आयात किया जाता है। इसके अलावा और भी उद्योग धंधे रहते हैं, जैसे कि कपड़ा, चावल, लोहा, ठीक है, सोना, चीनी और भी अन्य मसालों की, सोना नहीं होता, ठीक है, और भी अन्य मसाले होते हैं, जैसे जैसे कि चीनी हो गया और विभिन्न प्रकार के मसाले हो गए, चावल हो गया, ठीक है, कपड़ा वगैरह हो गया। तो इसके सभी निर्यात किए जाते हैं, क्योंकि वहां पर उद्योग धंधे बहुत रहते हैं। तो ये सभी वस्तुओं का निर्यात होता है कहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। काली मिर्च के अलावा और भी मसालों, चावल वगैरह का, दलहन तिलहले का सब निर्यात हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देखिए तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1365, ऑप्शन नंबर बी है 1465, ऑप्शन नंबर सी है 1565, ऑप्शन नंबर डी है 1665। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1565। देखिए दोस्तों 23 जनवरी, याद रखिएगा 23 जनवरी 1565 को विजयनगर मुस्लिमों संघ के बीच एक तालीकोटा का युद्ध होता है। किसके बीच, विजयनगर और मुस्लिम संघों के बीच क्या होता है, तालीकोटा का युद्ध कब होता है, तो 23 जनवरी 1665 में, ठीक है। याद रखिए इसमें किस, विजयनगर को पराजय मिली है, विजयनगर को पराजय मिली है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि किसके दरबार में थे। हमने थ्योरी में बहुत अच्छे समझाए थे, आपको याद होगा जिन्होंने भी मेरी क्लास देखी थी। ऑप्शन नंबर ए हरिहर, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णदेवराय, ऑप्शन नंबर सी है मल्लिकार्जुन और ऑप्शन नंबर डी है शालू नरसिंह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा दोस्तों कृष्णदेवराय, ठीक है। क्या होता है, कृष्णदेव के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है और उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते हैं दोस्तों, ठीक है, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि को ही अष्टदिग्गज कहा जाता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जो है यह क्या है, भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है, यह कथन किसका है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत घुमाऊ है दोस्तों, इससे इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है, एग्जाम में आ भी सकता है। ऑप्शन नंबर ए है नूनीज, ऑप्शन नंबर बी है अबूस चार और ऑप्शन नंबर सी है निकोलो कोंटी, ऑप्शन नंबर डी है डी बारबोसा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। उस ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों इसका आंसर। उसने क्या किया था, 1443 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की और देवराय द्वितीय को हमने थ्योरी में समझाए थे दोस्तों, याद आ रहा होगा आपको। देवराय द्वितीय के शासनकाल में क्या करता है, उसका वर्णन करता है, ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1443 में, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों,
ऑप्शन नंबर ए है संदेशमुखी, सरदेशमुखी, और ऑप्शन नंबर बी है चौथ, ऑप्शन नंबर सी है अबावाब, और ऑप्शन नंबर डी है जामा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चौथ। देखिए चौथ क्या होता है दोस्तों, चौथ होता है मुगलों क्षेत्र और पड़ोसी राज्य से लूटमार से सुरक्षा के बदले लिया गया कर। याद रखिएगा, चौथ क्या होता है, मुगल क्षेत्र और जो पड़ोसी राज्य होते हैं, छोटे बड़े पड़ोसी राज्य होते हैं, तो उनको जो लूटमार किया जाता है और राज्य की सुरक्षा के बदले लिया जाता है, मतलब राज्य की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर चौथ कर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कृष्णदेवराय की आमुक्त माल्यवाद, आमुक्त माल्यद का शाब्दिक अर्थ क्या है? आमुक्त माल्यद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है सोने की माला, ऑप्शन नंबर बी है चांदी की माला, ऑप्शन नंबर सी है मोतियों की माला, ऑप्शन नंबर डी है फूलों की माला। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य में क्या होता है दोस्तों, जो विजयनगर साम्राज्य का शासक रहता है, कौन रहता है? कृष्णदेवराय। तो वह तेलुगु में लिखित ग्रंथ आमुक्त आमुक्त माल्याद का शाब्दिक अर्थ होता है, जो कि मोतियों की माला होती है। ठीक है, इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों का भी क्या किया जाता है, विवेचन किया जाता है। किसमें? मोतियों की माला में। और इसका शाब्दिक अर्थ मतलब आमुक्त माल्यद का शाब्दिक अर्थ ही है मोतियों की माला, जिसमें क्या होता है, राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों पर विचार विमर्श किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विजयनगर शासनकाल में कौन सी दक्षिण भारतीय नृत्य शैली सर्वप्रथम विकसित हुई? कौन सी शैली सर्वप्रथम विकसित हुई, आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मोहिनीअट्टम, ऑप्शन नंबर बी है यक्षगान, और ऑप्शन नंबर सी है कृष्णहम, ऑप्शन नंबर डी है वेमलता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यक्षगान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, मराठों के प्रशासन में भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी किसकी थी दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए है पटेल की, ऑप्शन नंबर बी है कुलकर्णी, ऑप्शन नंबर सी है मिरासदार, और ऑप्शन नंबर डी है सिलाहदार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पटेल। देखिए पटेल क्या होता है, जैसे मराठा प्रशासन के जो गांव के मुखिया रहते हैं दोस्तों, मराठा प्रशासन में जो गांव के मुखिया रहते हैं उसे पटेल कहते, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो उनके पास क्या होता है दोस्तों, भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी होती। किनके पास? तो प्रशासन के पास। प्रशासन बोले तो गांव के प्रमुख रहते, वही गांव के पटेल रहते। ठीक है, गांव के प्रमुख सदस्य को ही पटेल कहते। जैसे गांव के मुखिया को सरपंच कहते, जो गांव का सबसे बड़ा रहता है मुखिया उसे सरपंच कहते। उसी समान मराठा प्रशासन में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो पटेल। उनके पास भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी रहती। ठीक है, और यह पद वंशानुगत और हस्तांतरित था। ठीक है, मतलब वंशानुगत हस्तांतरित यानी जैसे कि बाप होगा पटेल, तो बाप की मृत्यु के बाद उसका बेटा, फिर उसके बेटे की मृत्यु के बाद जो उसका नाती हुआ वो बनेगा गांव का मुखिया। ठीक है, गांव का मुखिया जैसे सरपंच वगैरह होता है, उसी तरह क्या होता है इधर में मुखिया को पटेल कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर? मराठा प्रशासन में। ठीक है, आ गया इतना समझ में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, बहमनी राज्य के विघटन के बाद इनमें से कौन उनका उत्तराधिकारी राज्य नहीं था? कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर ए गोलकुंडा का कुतुबशाही, ऑप्शन नंबर बी है बीजापुर के आदिल शाही, ऑप्शन नंबर सी है खानदेश के खानशाही, और ऑप्शन नंबर डी है बिदर के बरीद शाही। ठीक है, ये बिदार नहीं दोस्तों, ये बिदर के बरीद शाही है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसका आंसर होगा खानदेश के खानशाही, ऑप्शन नंबर सी होगा खानदेश के खानशाही। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूफी संत सैयद गेसु दराज की खानकाह कहाँ स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है बुरहानपुर, ऑप्शन नंबर डी है गुलबर्रा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुलबर्रा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कौन से सूफी संत ने योगिक क्रियाएं
अपनाई और सिद्ध कहलाए। तो क्या सिद्ध कहलाए? ऑप्शन नंबर ए है बाबा फरीद, ऑप्शन नंबर बी है सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी है निजामुद्दीन औलिया और ऑप्शन नंबर डी है निजामुद्दीन फिरदौसी। तो इसका आंसर सी होगा दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया। देखिए, जो शेख निजामुद्दीन औलिया क्या करते, योग और प्राणायाम की पद्धति को अपनाया। किसने दोस्तों? शेख निजामुद्दीन औलिया ने प्राणायाम और योग पद्धति को अपनाया। तो क्या होता है, इसी कारण योग सिद्धि कहा जाता है। किसे योग सिद्धि कहा जाता है? तो शेख निजामुद्दीन औलिया को। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? अकबर के शासनकाल में धर्माचार्यों को दिए जाने वाले भू अनुदान को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए इक्ता, ऑप्शन नंबर बी है सुरगाल, ऑप्शन नंबर सी है जागीर और ऑप्शन नंबर डी है अलतमगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो देखिए अकबर के समय क्या होता है दोस्तों, अकबर ने क्या किया था, धर्माचार्य को भू अनुदान दिया था। ठीक है, और उसी की मदद से क्या किया था, उसे मदद माश या सुरगुल मतलब सुयुरगाल भूमि कहा जाता था। किसे सुयुरगाल भूमि कहा जाता था? तो जो भूदान देते थे धर्माचार्यों को, उसे क्या कहा जाता था? सुयुरगाल कहा जाता था। ठीक है, और यह वंशानुगत भी रहती थी, स्थायी रहती थी। वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली, एक ही वंश पर था। ठीक है, यह प्रथा एक ही वंश के द्वारा होती थी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? अकबर के शासनकाल में कुलीन वर्ग और धार्मिक नीति पर नई दृष्टि डालने वाले इतिहासकार कौन थे? अब नई दृष्टि डालने वाले इतिहासकार कौन थे दोस्तों अकबर के टाइम में? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है आर.पी. त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर सी है इक्तिदार आलम खान, ऑप्शन नंबर डी है डरफान हबीब। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इक्तिदार। ठीक है, इक्तिदार आलम खान। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या करा है? मोती मस्जिद आगरा। और ऑप्शन नंबर बी मोती मस्जिद आगरा, ऑप्शन नंबर बी है अब्दुल हामिद लाहौरी और ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद आशिन। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों इतमाद उद दौला का मकबरा, कहा आगरा में है बोल रहा है। ठीक है, और ये दीवान खास दिल्ली, जहांगीर महल तो आगरा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दीवान ये खास दिल्ली। ठीक है, मतलब जो कि दिल्ली के लाल किले में स्थित है। कहाँ स्थित है? दिल्ली के लाल किले में। तो इसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों? शाहजहां द्वारा ये एक भवन का निर्माण हुआ था। ठीक है, और यह भवन की छत क्या की थी दोस्तों? रजत की छत थी। रजत और संगमरमर, स्वर्ण और बहुमूल्य पत्थरों से मतलब रंगीन पत्थरों से बनी थी। ठीक है, और मिश्रित धातुओं के द्वारा इसकी सजावट की गई थी। ठीक है, और शाहजहां के काल में क्या हुआ था? ये सबसे अधिक अलंकृत हुआ था। कौन सा? तो दीवान खास मस्जिद सबसे अधिक शाहजहां के काल में अलंकृत हुआ था ये भवन। ठीक है, तो दोस्तों अब ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हम हर दिन ऐसी क्लास लाएंगे और अपने भाई बहनों में फ्रेंड सर्कल में हमारी क्लास शेयर करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट से करिएगा। तो हम कैसा पढ़ाते हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट से करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।